नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिए। कौन सा शब्द है, तो हिंदी सेक्शन के अंतर्गत ये आ रहा है आपका रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या कोई नहीं। सेनापति कौन सा शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सेनापति यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो सेना और जोड़ हो जाएगा, देखिए पति, सेना जोड़ पति। जब कोई शब्द ऐसा हो जो दो शब्दों के योग से बना हो तो उसको हम लोग देखिए कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे उसको? यौगिक शब्द कहेंगे। तो सेनापति, देखिए सेना और पति से मिलके बना है एक बड़ा शब्द सेनापति, इसलिए सेनापति जो है आपका यौगिक शब्द में चला जाएगा, ठीक है। तो सेनापति कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। अगला है ये अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है। आपको देखिए उपसर्ग प्रत्यय का यहाँ पर हिंदी का पूरा नोट्स बना हुआ है। सिर्फ 30 रुपये में आप हिंदी का सारा नोट्स परचेज कर लीजिएगा, जिससे आपको की है क्षेत्रीय भाषा और हिंदी सभी में आपको यहाँ पर जो है आपको सारा का सारा प्रश्न भिड़ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी का देखिए अगर आपको प्रत्यय और उपसर्ग बताना है तो सारा नोट्स और वीडियो बना दिया गया उपसर्ग प्रत्यय का, आप सभी देख लीजिएगा। तो देखिए अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय, सबसे पहले देखिएगा तो अध्यापिका का अगर उपसर्ग और प्रत्यय बताना है तो आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा। तो संधि विच्छेद देखिए होता है अध्यापक, क्या होता है? मूल शब्द होता है अध्यापक। अध्यापक में देखिए ईका लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ईका। तो अध्यापक में ईका लगाएंगे तो अध्यापिका बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अध्यापिका में जैसे अगर लिखने का तरीका पर निर्भर करता है, ये दीर्घी लिखता है, क्या लिखता है? अगर दीर्घी लिखता तो दीर्घी के लिए हमें क्या करना पड़ता? तो दीर्घी के लिए देखिए हमें ईका लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? ईका लेना पड़ता। ध्यान रखिएगा, अगर इधर से है तो ई लीजिएगा, अगर इधर से है तो ये ईका संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईका। क्या हो जाएगा? ईका हो जाएगा अध्यापिका का प्रत्यय ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, पंचवटी में कौन सा समास है। आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। अब यही वह समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी का मतलब क्या होगा? देखिए 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार, ठीक है। ये 5 क्या चीज होता है? संख्यावाचक होता है। ये द्विगु मतलब दो, द्विगु मतलब दो। ये क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक और संख्यावाचक मिलेगा तो आपका द्विगु में चला जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये द्विगु समास में चला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो द्विगु इसका राइट आंसर हो गया, डी। अगला है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। सु जोड़ अगत, सु जोड़ आगत, सु जोड़ गत,
सु जोड़ गात क्या होगा? तो देखिए स्वागत का सही संधि विच्छेद जो होता है आपका सु जोड़ आगत होता है। बहुत बार 1001 बार प्रश्न पूछ दिया गया है और सारे राज्यों के एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। तो देखिए हिंदी सेक्शन के अंतर्गत प्रश्न की समाप्ति हुई। अब आपका यहाँ पर आ गया शिक्षण अधिगम। क्या आ गया? शिक्षण अधिगम के अंतर्गत सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है, उसको भी आप देखिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? जब आप किसी को शिक्षण में भाग ले रहे हैं तो किस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको बताना है। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन का, गृह कार्य की जांच में लगना का, या विषय वस्तु का स्तर का, किसका होना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में, किसका ध्यान होना चाहिए? ठीक है, तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सबसे पहला चीज है कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण कार्य होती है, जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है, सबसे अच्छे बच्चे जो सोशलिस्ट होते हैं उसमें किसका सबसे अधिक महत्व होता है? खेल का, दिनचर्या का, बाल साहित्य का, या संचार माध्यम का? तो देखिए बच्चों के सामाजिक विकास में खेल एक ऐसा गतिविधि है जिसमें सबसे ज्यादा एकाग्रता और सामाजिक गुण विकसित होते हैं, इसलिए खेल सबसे अधिक अच्छा चीज माना गया है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? देखिए कक्षा में आपका क्लास जो है अनुशासित रहे, उसके लिए सर्वाधिक उपाय अच्छा कौन सा है? अनुशासन ही छात्र को कक्षा से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी विद्यालय में कुछ न कुछ बच्चे जो होते हैं अनुशासनहीन होते हैं और डल होते हैं, तो क्या आप उनको सबसे पहले बाहर निकाल देंगे? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना होगा, छात्रों को अभिभावक को सूचित करना होगा, या अनुशासनहीन छात्रों को विशेष सुविधा प्रदान करना होगा? क्या करना होगा? तो देखिए कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है वो शिक्षण को आपको रोचक एवं व्यवहारिक बनाना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर सभी छात्र जो है अच्छे से भाग आपका ले सकेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि शिक्षण कार्य जो है उसको अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, या तत्परता से? ठीक है, तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो होता है वो देखिए तत्परता से जुड़ा हुआ है। किससे? तत्परता से। यदि आप किसी कार्य के प्रति तत्पर हैं तो आप किसी भी चीज को सीख लेंगे, और यदि आप में तत्परता नहीं आएगा तो नहीं होगा। इसलिए तत्परता का नियम जो है सीखने का मूलभूत आधारिक नियम माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला इंग्लिश सीरीज के अंतर्गत है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में दिया गया है, उसका पास्ट टेंस फॉर्म लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 से 12 के लिए। द ताजमहल वाज बाई शाहजहां। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट में होना चाहिए था वो था आपका बुल्ड। ठीक है, क्या है आपका? बुल्ड। तो क्या होगा? तो द ताजमहल वाज क्या है आपका? बाई शाहजहां, तो क्या होगा? बुल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर यस्टरडे, क्या है आपका? यस्टरडे आई राइस इन द आफ्टरनून ईट। ठीक है, तो ईट का देखिए दूसरा फॉर्म क्या होता है? पहला होता है ईट, क्या होता है? ईट, उसके बाद होता है एट, उसके बाद होता है देखिए E10। ठीक है, तो V1 है, V2 है, V3, तो आपका V2 फॉर्म लिखना था तो एट हो जाएगा। एट किस में है आपका? बी में है ना, तो बी आपका हो गया। ओके, चलिए अगला देखिएगा द चिल्ड्रेन एट द जोकर लाफ। क्या है? लाफ। तो लाफ का पास्ट टेंस रूप क्या होगा? तो पहला होता है लाफ, दूसरा होता है देखिए LAFT, लाफ्ट। क्या होता है? लाफ्ट। तो किस में है आपका? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। तो वर्ब के पांचों रूप को आप लोग देख लीजिएगा। वर्ब का ये रूप जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछ दिया जाता है, तो वर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 तक होता है, उसको आप लोग सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला है रमेश ... ए लेटर राइट। क्या है? राइट। तो राइट का पास्ट टेंस रूप क्या होगा? तो पहला होता है देखिए राइट, दूसरा होता है रोट। क्या होता है? रोट, WROT, रोट। और तीसरा क्या होता है? रिटेन, WRITTEN, रिटेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो रमेश रोट, क्या हो जाएगा यहाँ पर? रोट, WROTE। किस में है? तो WROTE देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अब मैथ सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आ गए हैं। 1/3 का योज्य प्रतिलोम लिखें। देखिए, ठीक है, योज्य प्रतिलोम।
ये एक चीज ध्यान रखिएगा, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह को देखा जाता है, अंक को कुछ भी चेंजिंग नहीं किया जाता है। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह को देखा जाता है। अगर चिन्ह प्लस वाला है तो उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला है तो उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। बस इतने ही चीज को हमें गौर करना पड़ता है। किसमें? योज्य प्रतिलोम में। तो 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो किसमें है? कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, तो इसका योज्य प्रतिलोम देखिए होगा -1/3। -1/3 किस में है? सी में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम दिया हुआ है, वो योज्य प्रतिलोम था। योज्य में चिन्ह को देखा जाता है, और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को पलट देना है, मैंने व्युत्क्रम कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो 3/8 है, देखिए 3/8 है, इसको जब आप उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो 8 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका? 8/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 8/3 किस में है? देखिए सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बहुत बार देखिए पूछा गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए 3 अंकों की जब आपको छोटी संख्या बताना है तो 1 लिख लीजिए, और 3 अंक है इसलिए 2 को 0 दीजिए। अगर 4 अंक की छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख लीजिए, और 4 अंक है तो 3 को 0 बैठाइए। 5 अंक की छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख लीजिए, और 5 अंक है तो कै को 0 बैठाइएगा? 4 को 0 बैठाइएगा। ऐसे ही इसको सोच के रखिएगा और तुरंत इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा? 3 अंक की छोटी संख्या तो 1 लिखेंगे, और कै को 0 देंगे? 2 को 0 देंगे। ठीक है, तो 100 हो गया ना। अगला देखिएगा, x/2 = 7, तो x का मान ज्ञात करें। x/2 = 7, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम नियम से बनाए, तो नियम होता है कि x/2 = 7 है, मतलब 7/1 है। इसको तिरछा तिरछी हम लोग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन जब करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 2 × 7, और 2 × 7 का मतलब हो गया देखिए 14। क्या हो गया? 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 आंसर होगा। 14 किस में है? सी में है। ठीक है, आपको हमने एक बार बताया भी था कि आप आंसर से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए हमें ना, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो x की जगह पर यदि 12 रखेंगे तो 12/2, तो यहाँ 6 होगा, बराबर नहीं हुआ ना, इसलिए ये नहीं होगा। 13 रखेंगे तो 13/2 यानी 6.5 होगा, ये भी नहीं होगा। अगर 14 रखेंगे तो 14/2, 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों तरफ बराबर, तो 14 हो गया। तो आप इस तरह से इसका मान भी यहाँ पर x/2 के जगह पर x का रख के चेक कर सकते हैं और बराबर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं EVS पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम प्रश्न को लेकर के आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, जलवाष्प, या सभी आपको बताना है। देखिए ग्रीन हाउस गैस का नाम याद रखने का ट्रिक जो है आपको बता दिया गया है। अगर नहीं आप जान रहे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है आपका आने वाला है। क्या है? मीना का जलवा और नखरा। मीना का जलवा और नखरा। ठीक है, तो मीना का मी से यहाँ पर देखिए हो गया मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है। ना का मतलब हो गया देखिए नाइट्रस ऑक्साइड। का मतलब हो गया देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवा का मतलब हो गया जलवाष्प ना। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, यहाँ पर बार बार पूछा जाता है, तो मीना का जलवा और नखरा एकदम दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। अगला, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे भरे होते हैं? कौन सा वर्णक के कारण? एंथोसाइनिन के कारण, कैरोटीनॉइड के कारण, लाइकोपीन, या क्लोरोफिल? तो देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे जो हरे भरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? जो पीने के लिए सुरक्षित जल रहता है उसको क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल, या नल का जल। ठीक है, तो पीने के लिए जो सुरक्षित जल होता है उसको देखिए हम लोग पीने योग्य जल कहते हैं, और यह इसकी मात्रा बहुत ही कम है, 2.78 लगभग है ना। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। 5 जून, 5 अप्रैल, 5 मई, या 5 जुलाई? ठीक है, तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला, शीला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी माँ की बहन का फोटो है। शीला का तस्वीर के साथ क्या संबंध है? ठीक है, शीला एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरी माँ की बहन का फोटो है। शीला का तस्वीर के साथ क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर जो है बीच में प्रश्न थोड़ा छूट गया था, इसलिए यह 1 नंबर सभी को दे दिया गया है, क्योंकि इसके अनुसार यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। लेकिन यह प्रश्न था कि शीला एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहते हुए मेरी माँ की बहन, वह मेरी माँ की बहन का, यहाँ पर देखिए का बेटा का फोटो है। वो मेरी माँ की बहन का बेटा का फोटो है, तो शीला का तस्वीर के साथ क्या संबंध है? तो ये क्या होगा? पापा का होगा,
चचेरा भाई का होगा, मौसेरा भाई का होगा या फुफेरा भाई का होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए होता मौसेरा भाई। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है। यदि आप नहीं मारे हैं तो ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, असंगत को चुने, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम या रबड़। असंगत को चुने, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम या रबड़। तो देखिए लोहा, चांदी, एल्युमिनियम ये सभी धातु हैं, जबकि रबड़ जो है यहाँ पर अधातु है, ठीक है। या चालक और सुचालक और कुचालक कह सकते हैं, तो ये सभी सुचालक हैं, ये सभी ये कुचालक है। खाली स्थान को भरे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का अंतर चल रहा है, 1, 3, 5, 7। तो अगला क्या होगा 9, तो 9 का स्क्वायर होगा, और 9 का स्क्वायर किस में है, बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, अभी के अभी आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज में 100 रुपये के टेस्ट सीरीज में जुड़ करके आप अपना नाम जो है, जिले का नाम रोशन कर सकते हैं, जो कि हर दिन यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। तो आप जरूर जुड़ेंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आपको बता दें परीक्षा की अंतिम घड़ी अब आपकी आ गई है और कुछ ही दिन मात्र शेष बच गए हैं। तो इस शेष दिनों में आप जो है यहाँ पर सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे हैं। 25 गो सफलता टेस्ट सीरीज है और 20 गो 35 टेस्ट सीरीज है। आपको इसी टेस्ट सीरीज का हम यहाँ रिवाइज भी करवा दे रहे हैं। आपको बताते हैं इसमें ऐसे प्रश्न को शामिल किया गया है जो आपके हर किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को लेना आप नहीं भूलेंगे, जिसमें 1000 लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और सभी विषयों का इसमें संग्रह किया गया है। तो आप यहाँ से 100 रुपये में अवश्य परचेज करके ये 2-3 दिन जो भी आपके पास समय शेष बचे हुए हैं उसमें जरूर देख लीजिएगा। तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अभी के अभी आप यहाँ से 35 टेस्ट सीरीज और 25 सफलता सीरीज को परचेज कर लें और जरूर बना लेंगे। और सारा वीडियो भी यदि चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो अंतिम समय में प्रहार कीजिए, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और कितना आप सही कर पाए वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य कीजिएगा। लोगों के लिए देखिए टेस्ट सीरीज 20 लेकर के जुड़ चुके हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट इसमें उपस्थित रहते हैं। सारे सब्जेक्ट का प्रश्न और उत्तर इसमें दिया जाता है। तो आप अभी तक यदि टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस वीडियो के देखने के बाद टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े, क्योंकि इस सीरीज के अनुसार आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र भेजा जाता है जिसमें आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा। आप अपने प्रश्न पत्र को बना करके यहाँ पर भेज सकते हैं, उसके बाद आपकी कॉपी जाँच दी जाती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत से जुड़े हुए लोग हैं, 1000, जिसमें आप अपना नाम शामिल कर सकते हैं और अपने जिला का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप सभी अभी कभी देखने के बाद 99 रुपीज़ में जरूर जुड़ जाएंगे, जिससे कि आप अपना आकलन कर सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अभी कभी जरूर जुड़ेंगे, जिसमें 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो टेस्ट सीरीज 20 है आज ना। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि झारखंड का राजकीय पुष्प का नाम बताओ। बहुत बार झारखंड से आपके प्रश्न इसमें ईवीएस में बहुत ज़्यादा ही रहेंगे, तो ये ईवीएस सेक्शन का हो गया ना। झारखंड का राजकीय पुष्प का नाम बताओ है पलाश, गुलाब, कमल या चमेली। तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश को जाना जाता है। अगर आपका भी सही है तो आप जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आपका कितना सही हुआ। जुगाली करने वाली पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। जुगाली करने वाली पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं आपको बताना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या कोई नहीं। तो देखिए जुगालू करने वाले पशु जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर गाय कह सकते हैं, भैंस कह सकते हैं, ये सभी जो है इनके जो मलमूत्र निकलते हैं और मलमूत्र सड़ने के बाद जो होता है वो यहाँ पर गैस उत्पन्न करती है। और कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है, तो उनके गैसों से जो गैस उत्पन्न होती है उनके मलमूत्र से, वो देखिए होता है मीथेन, और इसका सूत्र होता है CH4, और यह जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो मीथेन उत्पन्न होता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, आपको बतलाना है, ठीक है। मीथेन का, कार्बन का, मिथाइल आइसोसाइनेट या कोई नहीं। तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत से यहाँ पर लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, आपको बताना है कि ग्रीन मफलर जो है वो किससे से संबंधित है, आपको बताना है। ग्रीन मफलर जो है किससे संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या कोई नहीं। तो देखिए ग्रीन मफलर जो है यहाँ पर आपको ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जो कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और कुछ आपके लिए न्यू प्रश्न भी इसमें है जो आए हुए हैं। तो ग्रीन मफलर जो है आपको ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। चलिए हिंदी सेक्शन को देखते हैं। य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। देखिए य र ल व ये जो आता है, देखिए आपको यहाँ पर जो होता है स्पर्श व्यंजन क से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होता है, और ऊष्म व्यंजन में तालप स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होता है, और संयुक्त व्यंजन में देखिए छ, त्र, ज्ञ और सर होता है ना। तो ये य र ल व कौन सा व्यंजन है, तो ये आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है, आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है आपका तालु है, आपको बताना है। ठीक है, तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है क, ख, प या च, तो आपको याद रखिएगा। देखिए क वर्ण मतलब क से लेके ज्ञ तक, ठीक है, और इसको च वर्ग च से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो है आपको देखिए च से लेके च से जो स्टार्ट होता है वो आपको यहाँ पर जो होता है वो आपका तालु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर च लिखा हुआ है, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है। क वर्ण का कंठ और च वर्ण का यहाँ पर तालु होता है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग और प्रत्येक के लिए बहुत ही अच्छा हिंदी का नोट्स बना हुआ है, तो आप लोग जो अभी तक हिंदी का नोट्स यहाँ से नहीं परचेज किए हैं, 30 रुपये में परचेज करके जरूर हिंदी का सारा नोट्स देख लेंगे, जो आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो देखिए प्रत्येक शब्द का उपसर्ग और जब प्रत्यय बताने की बात आती है, तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से आपको बताया है कि प्रत्येक का सबसे पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद होता है वो देखिए होता है प्रति जोड़ एक। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लस लगा, तो जो प्लस के पहले है ये, इसको हम लोग कहेंगे उपसर्ग, और जो ये बाद में उसको कहेंगे प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया, तो इसमें उपसर्ग प्रति हो गया। ठीक है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, आपको बताना है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के। देखिए एक वाक्य हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा राम पढ़ता है। ठीक है, राम पढ़ता है, यह क्या है, एक वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य का दो भाग है, एक है राम और एक है पढ़ता है पूरा। तो जो राम है ये आपका हो गया उद्देश्य, और जो पढ़ता है वो पूरा हो गया विधेय। तो एक वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और बाकी जितनी सारी चीज़ें होती है वो विधेय में चली जाती है। तो उद्देश्य और विधेय किस में होते हैं, तो एक वाक्य में होते हैं। किस में होते हैं, वाक्य में होते हैं, जिसका राइट आंसर ए होगा। चलिए अब गणित के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा, आपको बताना है। एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा। तो याद रखिएगा एक घन जो होता है उस घन का आयतन बराबर क्या होता है, आपको पता होगा। घन का आयतन बराबर होता है, देखिए भुजा और उसका होता है क्यू, होता है ना। तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू। भुजा कितना दिया हुआ है, देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन का आयतन यानी 4 सेंटीमीटर, इसका हम क्या करेंगे, क्यू करेंगे। तो इसका मतलब 4 को कितने बार हम लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 गुने 4, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यू ऑलरेडी हो गया। तो 4 चौके 16 और 16 चौके कितना होता है 64। तो इसका राइट आंसर होगा 64 सेंटीमीटर क्यू। तो आपका भी आंसर आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 64 सेंटीमीटर क्यू किस में है, डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बकरी को रुपये 2200 में खरीद कर रुपये 2500 में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि बतावें। एक बकरी है, उसको 2200 रुपये में खरीदा गया है और 2500 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ या हानि क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर बताना है। 30 रुपया लाभ होगा, 300 रुपया लाभ होगा, 3000 रुपया लाभ होगा, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 2200 में खरीदा गया था, यानी क्रय मूल्य 2200 है, विक्रय मूल्य 2500 है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा, और लाभ कितना होगा, तो 2500 में से आप 2200 घटा देंगे, यानी आपको हो जाएगा 300। ठीक है, कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएंगे। तो 300 रुपये लाभ होगा, क्या होगा, 300 रुपये लाभ होगा। 300 रुपये लाभ किस में है, बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले आते हैं उसके सूत्र की ओर। वर्ग का परिमाप बराबर, देखिए होता क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर दिया हुआ कितना है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला लिखेगा तो होता है देखिए 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा, और बराबर देखिए कितना हो गया 16। देखिए जब गुना में दोनों तरफ होता है तो हम ऊपर ऊपर ही काट लेते हैं, तो 4 से 16 देखिए कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो भुजा बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 4 सेंटीमीटर किस में है, बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि बताइए, या कभी कभी परिधि की जगह पर परिमाप भी लिख देता है। क्या लिख देता है, परिमाप। तो परिधि और परिमाप का अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, आपको सिर्फ बरगलाता है कि आप यहाँ पर गलत करके आ जाएं। तो वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर क्या होता है, तब वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर होता है, देखिए 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर।
तो अब देखेंगे 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 ना, और 7 होता है, और इंटू कितना हो गया आर, आर का मान देखिए कितना हुआ, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7, तो ऊपर 7 और नीचे 7 कट गया, तो बचा 2 गुने 22, तो 22 दूनी कितना हो गया 44 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। 44 किस में है, तो ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इंग्लिश सेक्शन को देख लेते हैं। सिलेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा आपको चुनना है, कौन सा इसमें से भाववाचक संज्ञा है, ग्रुप, वेजिटेबल, यंग या रमेश, ठीक है। तो ग्रुप देखिए क्या बता रहा है, समूह बता रहा है, क्या बता रहा है, समूह बता रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा, यानी कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा। अब देखिए वेजिटेबल, वेजिटेबल क्या कर रहा है, तो ये कॉमन है, सभी चीज़ों के लिए कॉमन है, तो ये देखिए आपका कॉमन नाउन में चला जाएगा। लेकिन यंग जो है इसको हम न टच कर सकते हैं, ना इसको हम ओनली फॉर फील कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम ओनली फॉर फील कर सकते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, यानी सी, यंग जो है, जवानी जो है, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सेलेक्ट वर्ब, इसमें से वर्ब को चुनिए कि कौन इसमें वर्ब है, ठीक है। तो देखिए इसमें वर्ब कौन है, राम, तो किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा, यानी राम जो है आपका नाउन हो जाएगा। गुड, गुड क्या है, अच्छा, मतलब विशेषता है किसी चीज़ का, तो जिसका विशेषता है उसको हम लोग एडजेक्टिव के अंदर ले जाएंगे, तो ये एडजेक्टिव हो गया। रन, रन देखिए क्या है, क्रिया है, दौड़ना ना, तो कोई भी क्रिया जो हम करते हैं, कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, तो इसमें वर्ब चुनना था, तो वर्ब आपका रन हो जाएगा, जिसको हम लोग दौड़ना कहेंगे, ठीक है। अगला है सेलेक्ट एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव आपको चुनना है कि एडजेक्टिव कौन है, पपाया, मैंगो, रीडिंग या बैड। पपाया क्या है, नाउन है, मैंगो क्या है, नाउन है, रीडिंग क्या है, वर्ब है, रीडिंग क्या है, वर्ब है, पढ़ना, लेकिन बैड क्या है, तो ये विशेषता, गुण, अवगुण कुछ भी होगा तो उसको हम लोग डालेंगे किस में, तो यहाँ पर एडजेक्टिव में डालेंगे, तो बैड जो है आपका एडजेक्टिव है। अगला है सेलेक्ट अंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स गुड, गुड का अंटोनिम क्या होगा, टॉल, बैड, राम या बिग, गुड का अंटोनिम क्या होगा, तो गुड का अंटोनिम क्या होगा, बैड होगा, जिसको लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, उल्टा शब्द कहते हैं। तो गुड का मान अच्छा, अच्छा का क्या होता है, खराब, तो गुड अच्छा हो गया, बैड खराब हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और देख लेते हैं, सीडीपी और रीजनिंग दोनों आ गया है। विकास है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, आपको इसमें देखिए दिया हुआ है। जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, विकास जीवन पर्यंत होते रहता है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है, ये भी सही है कि गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है। निरंतर चलने वाला है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डी सभी, तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सभी, क्या हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा का बुद्धि लब्धि 140 है, वह बच्चा किस प्रकार का है, आपको बताना है, प्रतिभाशाली है, सामान्य है, मूर्ख है या कोई नहीं। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है वह यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चा होगा। आपको बता देते हैं कि सीडीपी का यहाँ पर जो आपको नोट्स बना हुआ है उस नोट्स को आप जरूर परचेज कर लीजिएगा, जो आपको 30 रुपये मिल रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो आप बुद्धि लब्धि सब निकालने का सूत्र और उसका रीजनिंग, वो सारा चीज़ आप उसे जरूर बना लीजिएगा। तो अभी के अभी आप देख करके जरूर जुड़ जाइएगा, और यहाँ पर सारे नोट्स भी परचेज कर लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज में भी आप लोग जुड़ जाइएगा। असंगत को चुने, इसमें से कौन जो है अलग है, ठीक है। आँख, कान, नाक और जीभ, ठीक है। तो देखिए आँख, कान, नाक और जीभ, तो क्या है, आँख और कान और नाक ये सभी सेंस ऑर्गन्स हैं, क्या है, ये सभी सेंस ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। लेकिन जिम जो है ये शारीरिक ताकत बढ़ाने का एक एक्सरसाइज है जिसको हम लोग जिम करते हैं। तो ये जिम सबसे अलग चीज़ है, सबसे असंगत है, तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, जिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, खाली स्थान को भरे, इसमें से खाली स्थान को आपको भरना है 1, 8, 27 और क्या होगा, ठीक है, 35, 40, 64 या क्या होगा, ठीक। तो 1 का क्यू कितना हो गया 1, और 2 का क्यू कितना हो गया 8, और 3 का क्यू कितना हो गया 27। तो अगला क्या होगा, जब 1 का क्यू हुआ, 2 का क्यू, 3 का हुआ, तो आगे हमको लिखना है 4 का क्यू, और 4 का क्यू होता है कितना 64, 64 किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तो शिक्षक बंधु कितने आप सही कर पा रहे हैं आप जरूर देखिए, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज बहुत ही रामबाण आप लोगों के लिए काम करने वाला है। तो आप सभी टेस्ट सीरीज का यहाँ पर मॉडल पेपर यदि नहीं लिए हैं तो आज और अभी यहाँ से जरूर परचेज करें, क्योंकि इसमें गुजरात, गोवा, बिहार,
और आकलन परीक्षा जो हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को केवल शामिल किया गया है, और साथ ही साथ आपका टेक्स्ट बुक का भी शामिल है। तो यहाँ से जरूर परचेज करके एक बार पढ़िए। और सारे यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स भी में बना हुआ है, जो कि आपका पूरा चैप्टर वाइज है। बहुत कम प्रश्न और परीक्षा के अंतिम दिन में रामबाण के जैसा काम करने वाला है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद अभी कभी यहाँ से जरूर परचेज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। यह आप चाहते हैं तो 2 दिन में भी आप पूरा के पूरा पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। प्रश्न है 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 6 का पावर 0 का मान बतावें क्या होगा। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, देखिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पर जो होता है किसी भी चीज का पावर जब 0 होगा तो उसका मान देखिए 1 होता है। किसी भी चीज का पावर 0 उसका मान 1। अब x की जगह पर आप 2 रखेगा तो 2 का पावर 0 तो उसका भी मान 1 होगा। x की जगह पर यदि 3 रखे और 0 तो उसका भी मान 1 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 2 का पावर 0 फिर प्लस है 3 का पावर 0 बराबर 1, फिर प्लस है फिर 5 का पावर 0 तो इसका भी मान 1, फिर प्लस है फिर 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 किस में है, तो 4 आपका डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक डब्बा में 7 हरा रंग के तथा 12 पीला रंग के पेंसिल है, तो हरे रंग वाले पेंसिल का पीला रंग वाले पेंसिल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हरा रंग का संख्या कितना हुआ है 7 और पीला रंग का संख्या कितना है 12, और अनुपात किससे पूछता है, ध्यान दे कीजिएगा। हरा रंग वाला पेंसिल क्या बोला है, हरा रंग वाला पेंसिल का पीला रंग वाला पेंसिल के साथ, तो जो पहले है उसको पहले लिखिएगा और जो बाद में है उसको बाद में लिखिएगा। हरा अनुपात पीला पूछा है, हरा आपके पास 7 है, अनुपात दीजिए पीला 12 है, यानी राइट आंसर 7 अनुपात 12 हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 अनुपात 12 किस में है, सी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और इसके पहले आपको बता देते हैं ये सारा इसका नोट्स और पीडीएफ बना दिया गया है, जिसमें 30 रुपये प्रति सब्जेक्ट करके आप पीडीएफ यहाँ से परचेज कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, जो कि आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाया गया है और हाथ से लिखा हुआ है, जो कि आपको 100% जो है यहाँ पर किताब का मिलेगा। तो आप सभी अभी जरूर जुड़ जाएंगे और जरूर नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे। 1 लीटर दूध का मूल्य 60 रुपये है, तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा, 65, 240, 300 या 525। तो आप सभी जानते हैं 1 लीटर का मूल्य कितना है, 1 लीटर का मूल्य है 60 रुपये, इसलिए 5 लीटर का मूल्य कितना होगा, तो 5 गुने 60 करेंगे यानी 300 रुपये होगा। यह प्रश्न तो हमें लग रहा है कि सभी का सही होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस तरह के भी प्रश्न आपके आएंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि सर तो बहुत हल्का दे रहे हैं, लेकिन हल्का प्रश्न ही आएगा। 45 प्रश्न होगा और समय बहुत कम है, तो आपको ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। यदि आप भारी भारी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न देख रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं। आप छोटा ही प्रश्न को हैबिट कीजिए और कम समय में बनाने का प्रयास कीजिए। ये टेस्ट सीरीज आपको जो है, जो अगर 7 से 8 मिनट में बना दे रहे हैं, समझिए कि वो सब प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे ना। तो 7 से 8 मिनट के अंदर बनाने का प्रयास कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में तो जरूर जुड़िएगा, सिर्फ 99 में। 2 का पावर 0 इंटू 1 का मान क्या होगा, तो बताइए 2 का पावर 0 का मान 1 हो गया, और गुने क्या करेंगे 1, 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा, यही राइट आंसर होगा। 1 किस में है ऑप्शन, तो 1 बी में है, बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला है देखिए पर्यावरण अध्ययन से ये प्रश्न आ गया। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भी आता है और विज्ञान के अंतर्गत भी आता है। आपको हम बता दें, विज्ञान वाले को भी पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है और पर्यावरण अध्ययन वाले को भी विज्ञान पढ़ना है ना। तो देखिए पारा एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग Hg कहते हैं, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी धातु है जो धातु का गुण होता है कि वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो अपवाद है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बार बार 1 लाख बार ये प्रश्न पूछा गया है, एकदम समझ जाइएगा, 100 आने वाला है। ठीक है, अगला, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है। देखिए प्राचीनतम पर्वत, यहाँ एक नया चीज लग जाता है, एंशिएंट माउंटेन होता है प्राचीनतम पर्वत। ये भी 1001 से ज्यादा बार प्रश्न पूछ दिया गया है। हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, रॉकी पर्वत या एंडीज पर्वत। ठीक है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है वो आपका देखिए अरावली पर्वत है। कौन है, अरावली पर्वत है ना। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है। बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रुक्षांश या कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रुक्षांश होगा। देखिए आजकल होता क्या है ना कि हम लोग जो जितना भोजन होता है उसमें से रुक्षांश को देखिए निकाल देते हैं और उसके बाद सब्जी उब्जी सब चीज़ बनाते हैं, सबके छिलके निकाल देते हैं। आपको हम बता देते हैं छिलका युक्त भोजन जरूर करना चाहिए। जो छिलका होता है ना यही रुक्षांश होता है, और ये जो होता है पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है, भोजन को पचाने में भी मदद करता है। इसलिए रुक्षांश युक्त भोजन जरूर करना चाहिए, सभी रुक्षांश को निकालना नहीं चाहिए। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, समुद्र और महासागरों का जल कैसा होता है। तो समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो देखिए समुद्र और महासागर का जल जो होता है वो क्या होता है, लवणीय होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, खारा भी होता है और क्षारीय भी होता है, जिसके कारण लोग जब समुद्र में जो सेना लोग सफर करता है तो होता क्या है कि वो सब पानी अपना लेके जाते हैं जहाज में, नहीं तो वो तो कहेंगे कि हम पानी में रह रही है, पानी पी लेंगे, लेकिन इतना वो जो खारा होता है, इतना लवणीय होता है कि वो कोई पी यूज का नहीं होता है, इसलिए क्षारीय होता है और खारा होता है, जो आदमी नहीं पी सकता है, ठीक है। उच्चारण का सही भी, चलिए अब हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या चीज होगा, उत्तम जोड़ आचरण, उच्च जोड़ चारण, उत जोड़ चारण या उच्च जोड़ चारण। तो उच्चारण का देखिए सही संधि विच्छेद है उत जोड़ चारण, यही होगा, ठीक है। उत जोड़ चारण अब बहुत बारी पूछा गया है, तो केवल देखिए वैसे प्रश्न को ही हम लेकर के आते हैं जो हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको आकलन परीक्षा से सारी जानकारी की तैयारी दी जा रही है। आप आकलन परीक्षा के लिए जुड़ जाइएगा। देखिए 351 रुपये में पूरा फुल कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 30 रुपये प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है, 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल रहा है। तो आप लोग अभी जरूर जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर देके फोन कर लीजिएगा, ठीक है। संतोष का विलोम शब्द है असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष या असंतोषी, ठीक है। तो संतोष का विलोम शब्द जो है वो असंतोष होगा, ठीक है। अगला है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा, गोधूली, शाम, रात या छाया, ठीक है। तो संध्या और रात्रि के बीच के समय का एक शब्द होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर गोधूली बेरा कहते हैं, ठीक है। गोधूली क्या कहते हैं, गोधूली। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मधुर है और मधुर का विशेषण लगाने पर क्या बनता है, मधुरता, क्या बनता है, मधुरता। तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाना होगा, ता लगाना होगा, मधुर का मधुरता होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। आपको सही सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा उसमें करेक्ट स्पेलिंग को भरना है, क्या भरना है, करेक्ट स्पेलिंग भरना है। देयर इज नो मच डिफरेंस इन द रिजल्ट, मैंने दोनों के डिफरेंस में कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो डिफरेंस का सही स्पेलिंग आपको इसमें से ढूंढना है। तो डिफरेंस का सही स्पेलिंग क्या होता है, DIFFERENCE, डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, अंतर। तो डिफरेंस ये देखिए किस में लिखा हुआ है, तो ये देखिए DIFFERENCE फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लीज बी ब्रीफ। ब्रीफ यहाँ पर जो हो गया संक्षिप्त के सेंस में होता है। तो ब्रीफ का स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, संक्षिप्त का क्या होता है, BRIEF। अभी किस में है, तो देखिए ये बी में है, BRIEF बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कीप डू नॉट मेक ए नॉइज ना, कीप क्या बोलता है कि शांति बनाए रखे, कीप क्वाइट। तो क्वाइट का स्पेलिंग इसमें क्या सही होगा, तो क्वाइट का स्पेलिंग होता है QUIET, ठीक है। QUIET किस में, देखिए सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला है, गिव मी अ प्रॉपर फॉर पेमेंट ना, तो गिव मी अ प्रॉपर रिसिप्ट भरना है, रिसिप्ट भरना है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग क्या होगा, तो रिसिप्ट का स्पेलिंग देखिए RECEIPT, रिसिप्ट ये होता है। तो रिसिप्ट का स्पेलिंग सही किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एक वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है और नीचे से 15वां है, वर्ग में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए आपको रीजनिंग का भी नोट्स यहाँ बनाया गया है, रीजनिंग का नोट्स भी आप 30 रुपये परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा मार्क्स देने वाला है, 20 और 25 मार्क्स मिलने वाला है। तो आप 20 और 25 मार्क्स के लिए नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, उसका सारा वीडियो देख लीजिएगा, और नोट्स तो आपको रीजनिंग में 20 में 20 और 25 से 25 पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अब लेफ्ट मतलब यहाँ पर बाएं दाएं नहीं है, अगर ऊपर है तो एक ऊपर हो जाएगा और नीचे है तो एक नीचे हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखिए ऊपर से स्थान है 10वां और नीचे से स्थान है कितना था, देख लीजिएगा आप यहाँ पर 10वां और 15वां, तो ठीक है। तो 10 और प्लस 15 और माइनस का करेंगे 1, 10 और 15 25 में से 1 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 24, तो 24 आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा ना। अगला है,
सीमा सीता से छोटी है, सीमा सीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है। सीमा सीता से छोटी है लेकिन रीता से बड़ी है, और श्याम रीता से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? चलिए बनाते हैं। सीमा रीता से छोटी है, ठीक है, सीमा जो है सीता से छोटी है, तो सीता ऊपर हो जाएगी और सीमा नीचे हो जाएगी, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्या कर रहा है, लेकिन रीता से बड़ी है, लेकिन रीता से बड़ी है, सीमा जो है रीता से बड़ी है। चलिए रीता आ गई। अब देखिएगा श्याम रीता से छोटा है, श्याम जो है रीता से छोटा है, तो रीता से छोटा हो गया श्याम, जो नीचे आ गया छोटा होते जा रहा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन आया? श्याम है ना आया, तो श्याम किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारपीट करने वाला, अच्छा स्वभाव रखने वाला, इसमें कौन समस्यात्मक बालक नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो समस्यात्मक बालक नहीं है वो आपका है यहाँ पर अच्छा स्वभाव वाला, यानी अच्छा स्वभाव वाला बालक जो होता है वो किसी के लिए समस्या नहीं होता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो माता पिता हो, ठीक है। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता से ग्रसित रोगी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफिया तो ग्राफ से संबंधित है ना, और यहाँ पर कैलकुलिया तो मैथ से संबंधित है, और फेजिया जितना फेज है तो वो भाषा से ना, यानी मौखिक रूप से भाषा सीखने की क्षमता को फेजिया कहते हैं ना, और लेक्सिया मतलब क्या है? पढ़ने की अक्षमता से। तो सबको बता दिए हैं। ये वाला आप सीडीपी का जब नोट्स लीजिएगा तो आपको सारा नोट्स इस तरह के पता चल जाएगा कि फिर आप भूलेबे नहीं कीजिएगा। तो सीडीपी का नोट्स भी जरूर लेके पढ़ लीजिएगा, कोई भी नोट्स लेना हो सिर्फ 30 रुपये, ठीक है। मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, देखिए अभी भी सब कुछ संदेह के घेरा में है कि परीक्षा हो कि ना हो, तो बता दे रहे हैं परीक्षा के लिए यहाँ पर सारा चीज़ मटेरियल जो है आपके लॉकर में आ चुका है। आप इसका संदेह के घेरा में नहीं रहें, अगर कुछ भी होता है तो ज़्यादा दिन का नहीं है, और यदि उसके बाद भी यदि आप अभी तक यहाँ पर देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स अभी तक नहीं लेके पढ़े हैं, जो भी शिक्षक नहीं पढ़े आपको बता देते हैं, यह 1 दिन 2 दिन भी समय है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न आपका रिकवर किया गया है, और यह समझिए कि आ रहा जैक का किताब से ही पूरा कन्फर्म हो गया इस चीज़ को। तो आप अभी के अभी जुड़ करके यहाँ से सारा चीज़ देख लीजिए जो कि आपको है, और 35 टेस्ट सीरीज और 25 सफलता सीरीज जो कि एग्जाम में सीधे आइटम बम की तरह काम कर रहा है, तो अभी कभी आप लेकर के पढ़िए। और इस टेस्ट सीरीज में कितना आया आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। इन द ब्लैंक सूटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर आपको जो है सूटेबल प्रीपोजिशन को देना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सबसे अच्छा है, ठीक है। ही केम टू मी मिडनाइट, ऑन, एट, इन या अपॉन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ही केम टू मी यहाँ पर बताने के लिए समय एट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मी एट मिडनाइट होगा, क्या होगा? एट लगेगा, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। फाइंड द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ भी आपको प्रीपोजिशन जो है कौन सा प्रीपोजिशन सही है बताना है। ही इज जूनियर मी, इसके साथ क्या लगेगा? विथ का प्रयोग होगा, फ्रॉम का, देन का या टू का, ठीक है। तो ही इज जूनियर टू मी होगा, क्या होगा? जूनियर टू मी हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल, कहीं यहाँ पर जो है आपको आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह में करेक्ट क्या सही आर्टिकल होगा उसको बताना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज डॉट 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 फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डॉट 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 मून, ठीक है। तो क्या होगा? तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, यानी द लगेगा, दोनों में क्या होगा? बोथ फिल इन द ब्लैंक्स में द का प्रयोग होगा, यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका भी राइट आंसर ये था तो आपको आर्टिकल अच्छा तरह से आ गया है। एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स, यानी ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? आपको इसमें सफिक्स यानी प्रत्यय क्या जुटेगा ना, वो बताना है। सफिक्स क्या होगा? IES, ES, EN या S। तो आप जानते होंगे ऑक्स का ऑक्सेन होता है, ऑक्स का क्या होता है? ऑक्सेन, यानी इसमें EN जुटेगा, क्या जुटेगा? EN आपका जुटेगा ना। चलिए अगला देखिएगा, रिजु का विलोम शब्द है, रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? त्रिकोण, सरल, सीधा या वक्र, ठीक है। तो देखिए रिजु जो होता है उसका मतलब सीधा होता है, ठीक है। तो उसका विलोम यानी उल्टा क्या होगा? सीधा का टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो टेढ़ा मेढ़ा इसमें किसका है? तो वक्र, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा ना। तो रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका वक्र हो जाएगा। रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। तो संस्कृत के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम, और हिंदी के शब्द को संस्कृत से हिंदी में जो है तद्भव, और बाकी देशज विदेशज होता है। तो इसमें कौन है? तो देखिए खेत जो है वो संस्कृत से हिंदी में आया हुआ है, ये
तद्भव शब्द है। कौन सा है? तद्भव। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? पूछा गया है कि छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ है? मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अधिक पाने की लालच करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो व्यक्ति अयोग्य है और उसको अच्छी चीज दे दीजिएगा तो उसको महत्व पता नहीं चलता है, इसीलिए कहा गया है छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋक जोड़ वेद, री जोड़ वेद, ऋग जोड़ वेद, री जोड़ गोवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा ऋक जोड़ वेद। क्या होगा आपका? ऋक जोड़ वेद, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, बहुत बार प्रश्न आया है कि ये कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है? साइटोकानिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन ना, कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो आपका देखिए इथाइलिन। कौन है? इथाइलिन या इथिलीन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली। ठीक ना, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से कलकत्ता के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच। तो देखिए वर्ष 1853 ईस्वी में भारत की जो पहली ट्रेन है वो आपको चली थी बम्बई से थाने के बीच। किसके बीच चली थी? बम्बई से थाने के बीच। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ है आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, तो आप सभी जरूर देख लेंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या नासिक में? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो आपको देखिए सोनपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सोनपुर मेला जो है वो सबसे बड़ा है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, जो अणु हमें प्रोटीन प्रदान करती है उसकी इकाई कौन सी है? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन अणुओं की इकाई है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 25वां, 22वां, 86वां या 52वां? ठीक है, तो देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002, इसके तहत जो है संविधान का जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार को बना दिया गया, यानी 86वां संविधान संशोधन। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, बोलने में या खड़ा होने में। ठीक है, तो देखिए डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने या वर्तनी में प्रॉब्लम होता है ना। जैसे लक्स है तो इसको बच्चा लुक्स पढ़ता है। ठीक है, अगर ये एम लिखा है तो बच्चा इसको डब्लू पढ़ता है। तो इस तरह से ये डिसलेक्सिया में जो होता है वर्तनी संबंधी कुछ है जिसको पहचानने में प्रॉब्लम होता है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए या रोक देना चाहिए। ठीक है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो प्रेरित करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। ठीक है, तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो देखिए आपका होता है गर्भावस्था से। कहाँ से होता है? गर्भावस्था से ही मानव विकास का प्रारंभ होता है ना। अगला है, यदि मस ए और 8 का 4 है और लस ए और 8 का 24 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है ए और 8, उसका मस 4 आया है और लस 8 आया है। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 8 है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो मौसा कितना आया है? देखिए 4 आया है, इंटू लस कितना है? देखिए 24 आया है। 8 तरीके कितना हो गया? 24, कट गया ना। तो कितना बच गया आपको? 4 तिया 12, यानी ए बराबर कितना आंसर आ गया? 12, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ए बराबर इसका 12 आंसर हो जाएगा। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। एक सरल रेखा पर कितने बिंदु स्थित होती है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक सरल रेखा है, इस पर हम कितना बिंदु दे सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अनंत दे सकते हैं, असंख्य दे सकते हैं, जिसे कोई गिनती नहीं की जा सकती। तो असंख्य होगा, अनंत होगा। ठीक है, असंख्य हो जाएगा ना। चलिए, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? आपको यहाँ पर भरना है। 1000 ग्राम, 10⁻³ किलोग्राम, 0.001 किलोग्राम या 0.00001 kg होगा। कितना होगा? ठीक है, चलिए देखिए, आप देखते हैं आप लोग, 1 किलोग्राम बराबर होता है, देखिए 1000 ग्राम होता है ना। अब देखिएगा, तो 1 किलोग्राम, 1000 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं ना।
अब 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया, तो 10 का पावर क्यू और ई क्या हो गया, किलो ग्राम हो गया। लेकिन 1 ग्राम बराबर क्या होगा, तो अब बताइए आपके पास जो यहाँ पर ऑप्शन आया वो आया, देखिए 1 किलोग्राम बराबर आ गया 10 का पावर 3 और 1 ग्राम आ गया। तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा, तो 1 और 10 का पावर क्यू जो है बट्टा में आएगा, 10 का पावर क्यू और इधर क्या बच जाएगा, यह ग्राम है तो 1 ग्राम बच गया, इतना हो गया। अभी 10 का पावर 3 यहाँ पावर प्लस में है, अगर 10 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो अब देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 का पावर -3 और यहाँ पर क्या था, किलोग्राम और इधर था केवल 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में 10 का पावर -3 किलोग्राम होगा। ये ऑप्शन किस में है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 का पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 9 से विभाज्य हो। यहाँ पर आपको देखना है कि संख्या यदि 9 से विभाज्य है तो जेड का मान क्या होगा। तो देखिए आपको एक ट्रिक, हमने इसका सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग अगर जो हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और इसका नोट्स ले लीजिएगा, वीडियो भी आपको फ्री मिल जा रहा है। तो जेड का मान, तो देखिए जो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है, बहुत शॉर्ट में हम लोग करेंगे। तो कितना था, देखिए 23 जेड 6, यही है ना। तो देखिए 2 और 3 को जोड़िएगा 5, 5 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11, 11 जोड़िएगा। अब इसमें क्या जोड़िएगा कि 9 का पहाड़ा में आएगा, तो 9 का पहाड़ा में देखते हैं 9 आता है, 9 के बाद 18 आता है, तो आपको 18 देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 3 5 6 11, यही था ना, 2 3 5 6 11। अब देखिएगा 2 3 5 6 11 हो गया और उसके साथ जेड है, तो 11 में 6 जोड़िएगा तो 17, ये 9 का पहाड़ा में नहीं आएगा। 11 में 7 जोड़िएगा तो 18, ये 9 का पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा। तो यही 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा।